नमस्कार, लोकमंच में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लोकमंच में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की। 14 से 16 मई तक के 3 दिन के इस दौरे से न सिर्फ सरकार बल्कि उद्योग जगत और देश को काफी उम्मीदें हैं। उम्मीदों को बल भी मिला है। दोनों देशों के बीच 24 समझौतों पर सहमति बनी है। इनमें रेलवे विकास, शिक्षा, सहयोग, कौशल विकास, पर्यटन प्रमुख हैं। इसी के साथ वाणिज्य दूतावास खोलने, थिंक टैंक की स्थापना, सिस्टर सिटी, सिस्टर स्टेट बनाने जैसे अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी मोहर लगी है। इन सब के साथ ही प्रधानमंत्री की अन्य गंभीर मुद्दों पर भी बात हुई है, मसलन सीमा विवाद, आतंकवाद, सुरक्षा परिषद सुधार और पाकिस्तान में चीन की सक्रियता। वैसे मौजूदा सरकार के बीते 1 साल के सफर को देखें तो विदेश नीति के लिहाज से काफी बदलाव दिखता है। चीन के लिहाज से भी बीता 1 साल खासा अहम रहा है। लोकमंच में आज यही सब कुछ समझने की कोशिश और इस यात्रा की क्या कुछ मायने हैं, यही समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 4 बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ हैं अनिर्बान गांगुली साहब, आप निदेशक हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है गांगुली साहब आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद मुजूमदार साहब। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका कार्यक्रम में, माफ कीजिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक एनके सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी जी, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से जुड़े हुए हैं। जो व्यापारिक पहलू हैं उस पर हम आपकी भी राय को समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर जोशी, आप ही का वो बुनियादी मुद्दा है सर जिस पर तमाम यात्राओं की नजरें रहती हैं, जिसको लेकर, वो है व्यापार। व्यापार के लिहाज से इस यात्रा के कुछ अहम मायने आपको नजर आते हैं क्या, खासकर तब जबकि कल भी प्रमुख सीईओज के साथ बैठकें होनी है? देखिए, चाइना हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। वैसे चाइना ग्लोबल लेवल के ऊपर अगर आप देखते हैं तो टोटल 75 ट्रिलियन जीडीपी अगर वर्ल्ड का है तो उसके अंदर चाइना का शेयर लगभग 9 ट्रिलियन जीडीपी चाइना का है जी। चाइना आफ्टर अमेरिका विच हैज गॉट अबाउट 17 ट्रिलियन का शेयर, तो सेकंड लार्जेस्ट है। इंडिया इज ओनली 1.9। अच्छा, जहां तक ट्रेड का सवाल है कि वो मेरे ख्याल से बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। ट्रेड डेफिसिट समथिंग विच इज ऑफ कंसर्न, और ये कमिटी भी एक कमिटी सेटअप की है या कोई टास्क फोर्स जो बनाया, अभी बात कर रहे हैं। तो ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा लगभग $38 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चाइना से। ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, थोड़ा सा दर्शकों को समझा दीजिए। मतलब हम जो खरीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं, हाँ, उसमें हमें ट्रेड डेफिसिट बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है कि जितना एक देश एक्सपोर्ट करता है और कितना उस कंट्री से इंपोर्ट करता है। ठीक है। तो इंपोर्ट अगर एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है, जैसे चाइना के उसके अंदर हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है, हमारा इंपोर्ट चाइना से जो है वो 3.4 टाइम्स ज्यादा है जी। मतलब हम बेच कम रहे हैं, खरीद ज्यादा, हम बेच कम रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और चाइना ज्यादा बेच रहा है क्योंकि चाइना का बेच लगभग 50। तो ये तो अच्छा लगता है सर, सस्ता माल अगर हम चीन से खरीद रहे हैं, मतलब एलईडी से लेकर देवी देवताओं की मूर्ति तक और दिवाली की झालर तक, तो इसमें नुकसान कहाँ है? मतलब वो थोड़ा सा एक बार आप समझा दीजिए। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पहलू टच किया है कि कस्टमर को जो है वो सस्ते से सस्ता सामान चाहिए, और कस्टमर को सस्ती चीज के लिए चाइना इज प्राइस कॉम्पिटिटिव, दे विल बी इन द मार्केट। बट आई थिंक ऑल गवर्नमेंट्स आर एक्सट्रीमली वरीड। यस्टरडे यू हैव सीन आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द होल डेलीगेशन, एवरीबडी इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट चाइना से हमारा $38 बिलियन। ठीक है। लेकिन अगर इसको आप देखते हो तो ट्रेड डेफिसिट, अच्छा अभी तो हम कह रहे हैं कि मान लो टास्क फोर्स है, कुछ फार्मास्यूटिकल वगैरह प्रोडक्ट है जहां पे हम ट्रेड डेफिसिट को कम करेंगे। 2005 से अगर आप देखते हो तो 2005 में हमारा $800 मिलियन का ट्रेड सरप्लस था। उस सरप्लस से हम निगेटिव, मतलब हम पहले बेचते ज्यादा थे, हम खरीदते ज्यादा थे। तो मेरे ख्याल से इट इज इजियर सेड देन डन कि ट्रेड डेफिसिट पे हम कर सकते हैं। ट्रेड डेफिसिट की प्रॉब्लम समझने के दो सरकार के लिए। क्या चीन ये चाहेगा कि जो ट्रेड डेफिसिट है, जो असंतुलन है, वो कम हो या वो खत्म हो जाए? मतलब क्या कोई ये देश चाहेगा कि आप हमारा माल मत खरीदिए? चीन को कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि चीन का क्या है कि व्यापार सरप्लस बहुत ज्यादा है जी। China is a country with a lot of surplus. The biggest problem of China is they have a lot of trade surplus with every country. ठीक है। तो हिंदुस्तान से तो मान लो $38 बिलियन का है, लेकिन दूसरे कंट्री से आप देखो तो और भी ज्यादा है। अमेरिका से उनका लगभग $250 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का उनके साथ। तो हमारी तो प्रॉब्लम ज्यादा। अच्छा, वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द चाइनीज ट्रेड डेफिसिट। अरे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट तो इराक से जो हमारा 83%, वहां तो समझ में आता है, तेल का खेल, तेल का। स्विट्जरलैंड से 90% का ट्रेड। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम ट्रेड डेफिसिट कम करेंगे, तो क्या हमारे पास इतनी संभावनाएं हैं कि हम जो हमारी डिमांड है देश की, उसको हम देश में ही पूरा कर सकें? और हमारे पास क्या इतनी सारी चीजें हैं एक्सपोर्ट के लिहाज से कि हम वहां चीन में बेच सकें? ये भी थोड़ा सा देखिए, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से दर्शकों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं है। ठीक है। क्योंकि उसके लिए आप ये देखिए कि चाइना से हम क्या इंपोर्ट करते हैं और क्या एक्सपोर्ट करते हैं।
अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर देखते हैं तो 90% ऑफ द लैपटॉप्स दैट यू यूज कम्स फ्रॉम चाइना, 80% ऑफ द मोबाइल फोन्स दैट यू यूज कम्स फ्रॉम चाइना, 98% ऑफ सिल्क, आप कोई भी सिल्क साड़ी हिंदुस्तान में खरीदिए, देयर आर चांस सिल्क साड़ी का जो इंपोर्ट हो रहा है हमारा, तो इंडिया की जो 98% रॉ सिल्क इंपोर्ट चाइना से होती है। अब आप देखिए हम बेचते क्या, चाइना इज योर बिगेस्ट मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स लाइक द रॉ कॉपर, रॉ आयरन ओर, रॉ एल्यूमिनियम, ये हम बेचते हैं, यूरिया हम चाइना से लेते हैं। तो हमारा क्या है कि जो इंपोर्ट जो है वो मुझे लगता है डिमांड इनफ्लेक्सिबल है। ठीक है। तो जोशी, जब हम ये सब बातें कर रहे हैं ट्रेड डेफिसिट की और इन सब की, तो क्या इसमें कहीं मेक इन इंडिया भी जुड़ता है क्या? वो निश्चित रूप से, एक्चुअली इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो शॉर्ट टर्म कोई कमिटी बनाने से, इंसेंटिव देने से नहीं होगा। इस प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसलिए ये है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स आर रूलिंग द इंटरनेशनल मार्केट्स इंक्लूडिंग अमेरिका एंड यूरोप बिकॉज दे आर हाईली कॉम्पिटिटिव इन कॉस्ट एंड क्वालिटी है। अभी आप देखते हो हमारे यहाँ तो कुछ छोटे छोटे दिवाली के पटाखे हैं, होली की पिचकारियां हैं, लाइट है, गणेश जी हैं, लक्ष्मी है, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम चाइना। नाउ दीज थिंग्स आर कमिंग बिकॉज दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव इन क्वालिटी। अच्छा, कस्टमर इज बेनिफिशियरी, सही बात, बिकॉज अगर चाइनीज प्रोडक्ट नहीं आएंगे तो जो चीज आप 1/3 1/4 प्राइस में खरीदते हो यू नीड टू पे मोर। ठीक बात। सो फ्रॉम गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू और द इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू इट इज गुड, बट फॉर कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट मे नॉट बी गुड। इसलिए लेकिन जो इनका जो हमारी प्रेजेंट मोदी जी की सरकार का ये जो है कि एक आप मैन्युफैक्चरिंग बेस डेवलप करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, और दूसरा लीगल एनवायरनमेंट इस तरह का करिए कि लोग इस देश के अंदर बना सकें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है सर, 2-3 जो समझौते हुए हैं उसमें कहा जा रहा है कि वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे, सिस्टर सिटीज की बात हो रही है, सिस्टर स्टेट की बात हो रही है, इसके क्या कुछ मतलब है सर आर्थिक लिहाज से? जरा देखिए, ये तो बहुत मेरे ख्याल से अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। जैसे मोदी जी ने जिक्र किया कि हम एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वो बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर आप देखते हो तो एट द टाइम ऑफ द क्रिश्चियन इरा भारत की जनसंख्या दुनिया की जनसंख्या की 32% थी और चाइना की जनसंख्या भी लगभग 31-32% थी, तो वी आर द ओल्डेस्ट। अच्छा, वैसे ही हमारा जीडीपी भी लगभग 30-32% था दोनों का, तो हम ओल्डेस्ट है। अच्छा, इसलिए पहले जो डिप्लोमेसी थी, मान लो पहले कल्चरल डिप्लोमेसी रही, फिर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी हुई, नाउ इट हैज बिकम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के जो वाणिज्य दूतावास की बात करते हैं, कॉमर्शियल काउंसुलेट या जो भी कुछ है, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज की जो डिप्लोमेसी है वो ट्रेड डिप्लोमेसी। अच्छा, चाइना का जो है ना, दोनों चीजें हैं। चाइना इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, चाइना इज ऑलमोस्ट द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड आफ्टर अमेरिका। अच्छा, if you put China 5 years from now, China will have the largest share in the GDP also. तो इसलिए चाइना में कमर्शियल प्रेजेंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बीच में रोक रहा हूँ, ये तब भी जब ये कहा जा रहा है कि अब चीन के जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो थोड़े गड़बड़ा रहे हैं, 10 से 7.5, वो उससे कम फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर चीन के जीडीपी के आंकड़े गड़बड़ा रहे तो वेस्ट और अमेरिका के आंकड़े उससे ज्यादा गड़बड़ा रहे, तो इससे कोई बहुत जो है ना विम्सिकल होने की अभी जरूरत हमको नहीं है। हाँ, अच्छा, चाइना इज गोइंग टू बी एन इकोनॉमिक पावर। अच्छा, दूसरे चाइना के इकोनॉमिक पावर का कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ देयर प्रोडक्ट, एवरी कंट्री इज ट्राइंग। अमेरिका इज अफ्रेड ऑफ चाइनीज गुड्स, होल वेस्ट इज अफ्रेड ऑफ चाइनीज गुड्स इन देयर मार्केट्स, अमेरिका हो या यूरोप हो, है। तो इसलिए क्या है कि कॉमर्शियल काउंसिलेट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और कोई और ऐसी चीज आर्थिक लिहाज से जो आपको इन 24 समझौतों में अहम नजर आई हो? वैसे कल का दिन भी अभी बचा है और वहां महत्वपूर्ण बैठक नहीं, इसके अंदर देखिए, एक तो ये कि ये इनका जो मुझे बहुत अच्छा जो लग रहा है कि ये सिटी टू सिटी कॉर्पोरेशन एंड द प्रोविंस टू प्रोविंस। आप डेवलप कंट्री में जाइए, आप जर्मनी में जाइए, अमेरिका में जाइए, वो प्रोविंशियल इन द फेडरल सिस्टम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर स्ट्रांग एनफ हु फोकसेस द ट्रेड रिलेशंस विद द प्रोविंसेस। हिंदुस्तान में अभी तक क्या है कि फॉरेन ट्रेड फॉल्स इनटू द यूनियन लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक बात है सर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं सर, माफ कीजिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये जो टीम इंडिया की बात हो रही है, ये भारत कैसे स्वीकारता है और यहाँ के राज्यों के मुखिया कैसे स्वीकारते हैं? क्या राजनीति से ऊपर उठकर देखा जा सकता है विदेश नीति को? और प्रोफेसर जोशी, आप बात कर रहे थे कि राज्यों को कैसे जोड़ा जा रहा है, सर इसका फायदा क्या होगा राज्यों के स्तर पर, वो थोड़ा समझा दीजिए आर्थिक लिहाज से। मतलब क्या जिस राज्य से मैं आता हूँ वहाँ बिजली और सड़क बेहतर हो जाएंगी अगर हमारे राज्यों के मुखिया कुछ इस तरीके की समझौतों में सक्रियता दिखाते हैं? तो देखिए, अभी तक जो फॉरेन रिलेशंस थे वो या और फॉरेन ट्रेड है, ये सारा का सारा यूनियन लिस्ट में रहा, इसलिए भारत सरकार कार्य करती रही है। तो नॉर्मली जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इस पूरे प्रोसेस से अलग रही हैं। अभी ये इनका जो नया कॉन्सेप्ट है, जैसे इसमें कुछ रिसर्च भी हुई है। मेरे यहाँ एक स्टूडेंट ने एक रिसर्च वर्क किया, उन्होंने गुजरात और ग्वांगडंग प्रोविंस इन चाइना, उनके अंदर कैसे समझौता हो,
एक मिस्टर मीना थे, उन्होंने जो रिसर्च किया और उनके रिसर्च बेसिस के ऊपर जो उसका कंक्लूजन निकल के आया कि दोनों अगर आपस में समझौता करेंगे तो इट वुड बी बेनिफिशियल, विन विन स्ट्रेटेजी फॉर बोथ। और अभी आपने देखा कि ग्वांगडोंग और गुजरात में समझौता हुआ। नाउ मोदी जी इज टॉकिंग फॉर मोर प्रोविंसेस टू अ सिस्टर स्टेट्स एंड गेट दिस काइंड ऑफ उससे राज्यों को फायदा होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा। राज्यों को एक तो ये पता चलेगा कि विदेश के अंदर उनकी व्यापार में भूमिका हो सकती है, उनकी डेवलपमेंट में भूमिका हो सकती है, एंड आई थिंक इट्स ए वेरी वेरी वेलकम। ठीक है, इसमें ऐसा होता है जहां पे जब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जाते हैं तो उनके साथ प्रोविंशियल हेड्स भी जाते हैं, चलते हैं। ये एक बहुत ही मतलब जो है ना नया कदम है और मुझे लगता है कि फेडरलिज्म इससे बहुत स्ट्रांग होगी। तो ये अब तक क्यों नहीं हो पाया सर? मतलब ये चमत्कार अभी ये तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल विल है, इट्स न्यू कांसेप्ट एंड पॉलिटिकल विल, लीडरशिप का सो आई थिंक द क्रेडिट नीड टू गो टू द पॉलिटिकल लीडरशिप फॉर दैट। ठीक बात है, लेकिन इन सब के अलावा कल जब अलग अलग तमाम सीईओज की मुलाकात होगी, उससे भी आपको कुछ लगता है कि स्थितियां बेहतर होंगी आने वाले दिनों में भारत के लिहाज से? क्योंकि जब हम मेक इन इंडिया की बात अभी कर रहे थे, उसमें मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये चीन के लिहाज से थोड़ा मेक इन इंडिया का नारा गड़बड़ सा लगता है, क्योंकि चीन में खुद जो एक्सपोर्ट की स्थिति है वो गड़बड़ाई हुई है। विकास दर की अभी हम बात कर रहे थे, वहां पर जो फैक्ट्री हैं वो बंद होने की कगार पर हैं क्योंकि माल बिक नहीं रहा है। और दूसरी तरफ हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। यू आर वेरी राइट। चीन में अब क्या हो गया है कि चीन में और हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अंतर है। अभी हाल फिलहाल वैसे उनकी मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, बट चीन इज नो मोर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव इवन इन मैन्युफैक्चरिंग नाउ। अब वैसे देखा जाए तो चीन का शेयर वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 18% है, इंडिया का शेयर 1.9%, तो हम तो बहुत कम है, मतलब दे आर 9 times हायर आवर शेयर। बट इन टाइम टू कम the Chinese company will also require a place wherein the cost of labor would be less. So labor advantage of China में is going down. ठीक है। एंड नाउ अच्छा दूसरा इंडिया में भी क्या है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में क्या हो रही है, उसको सर्विसिंग में प्रॉब्लम हो रही है। ऑल द ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स एंड द कैपिटलिस्टिक प्रोडक्ट, सो चाइना एंड द रिसेंटली व्हाट दे हैव डन इज कि कुछ जगह के ऊपर ऐसे चाइनीज कोई एक्सपोर्ट जोन हो या चाइनीज इंडस्ट्रियल पार्क हो, वहां पे अपने प्रोडक्ट को सर्विस कर सकें, एंड देन चाइनीज इन्वेस्टमेंट वुड बी रिक्वायर्ड। हालांकि अभी तक जो है ना चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज वेरी मिनिस्कल, लेस देन 0.6% इन्वेस्टमेंट। और हमारा तो बहुत पुराना जो है वो सांस्कृतिक संबंध रहा है। भारत के बारे में पुराना इतिहास भी जो है वो चाइनीज ट्रेवलर्स ने लिखा, व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी वेरी ऑथेंटिक। शुक्रिया सर आप चारों का कार्यक्रम में समय निकालने के लिए, और इस महत्वपूर्ण यात्रा के क्या कुछ मायने हैं उसको 1 घंटे में अपने अपने तरीके से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का।